जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज हम लोगों की चल रही थी, विश्व इतिहास की। और लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? फासीवाद, फासिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाजीवाद। फासीवाद का स्थानीय रूप जो देखने को मिला, मतलब फासीवादी विचारधारा के तत्व जो देखने को मिले कहीं पर, तो सबसे पहले जर्मनी में मिले। और उसी विचारधारा का नाम यहाँ पर लिख दिया गया नाजीवाद। अगर वही तत्व थे तो नया नाम देने की क्या जरूरत थी? तो कुछ अंतर रहेगा इसमें। क्या अंतर रहेगा वो देखिए। देखिए, ये विचारधारा अभी तक, इसके पहले जितनी भी विचारधारा थी, उनमें केवल और केवल विचारों की टकराहट होती थी। जैसे सभी को आर्थिक उन्नति करना है, तो कोई कह रहा कि हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर करेंगे, और कोई कह रहा कि हम कृषि की व्यवस्था, कृषि को बढ़ावा देकर के करेंगे। दोनों का उद्देश्य क्या था? आर्थिक स्थिति मजबूत करना। तो जो उद्योग धंधे लगाकर करे, जो राज्य का नियंत्रण कम से कम लगाकर करे, तो वो थी विचारधारा पूंजीवाद। ये केवल वैचारिक टकराहट थी, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल उद्देश्य दोनों का है अपने लोगों की उन्नति करना। ऐसा नहीं कि अपने लोगों को मारना, चाहे वो समाजवाद हो चाहे वो पूंजीवाद हो। दूसरा क्या कह रहा था कि नहीं, हम कृषि व्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में सारी चीज़ें रख करके, और जो जिसकी कैपेसिटी होगी, जितनी कैपेबिलिटी होगी, उस हिसाब से हम काम लेंगे और उसको उतना मेहनताना देंगे। ये सब क्या थी? विचारों की टकराहट थी। पहली बार इस विचारधारा ने क्या किया? नस्लवाद की बात की, रेस की बात की, कि कौन सी नस्ल मनुष्य की, मानव की, वो क्या है? श्रेष्ठ है, और कौन सी क्या है? निम्न है। ऐसी विचारधारा ये पहली थी। इससे पहले अभी तक नस्लवाद की बात नहीं थी। तब यही कहा गया था क्या? कि मनुष्य हैं, मानव जाति है पूरी। ये नहीं कहा गया था कि ये उच्च मनुष्य हैं और ये निम्न मनुष्य हैं। तो इस विचारधारा की सबसे खास बात क्या है? कि अभी तक जितनी भी विचारधाराएं थीं, उनमें क्या था? विचारधारा में आपस में टकराव था, लेकिन कभी भी नस्लवाद की बात नहीं की गई थी, रेस की बात नहीं की गई थी। लेकिन इस विचारधारा में क्या हुआ? पहली बार नस्लवाद की बात की गई। पहली बार श्रेष्ठ नस्ल और निम्न नस्ल की बात की गई। पहली बार मानवों पर मानवों की उच्चता का सिद्धांत दिया गया। पहली बार मानवों की एक प्रजाति पर मानवों की दूसरी प्रजाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत दिया गया। और यही सब विचारधारा क्या होती है? नाजीवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाजीवाद कहाँ हुआ? जर्मनी में। अगर सेम विचार मिल रहे हों तो दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो इनकी विचारधारा किससे मिली थी? इटली में जो फांसीवाद चल रहा था। दोनों दोनों क्या हुए? मित्र हो गए। और फिर जाकर के मैंने आपको बताया था कल कि 1936 में रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हो गया। मतलब रोम और बर्लिन, इटली और जर्मनी एक होकर के क्या बन गए? एक संगठन बना लिए, मित्र हो गए। आपको ये ध्यान में रखना है कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1919 में वर्साय की संधि हुई, और वर्साय की संधि आरोपित संधि थी, अपमानजनक संधि थी। वो किसके की गई? मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच। और जर्मनी को उसमें क्या किया गया? बहुत ही काफी ज्यादा बेइज्जत किया गया, इंसल्ट किया गया, उसके क्षेत्र भी ले लिए गए, जुर्माना भी लगा दिया गया। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, वर्साय की संधि के सारे फीचर यहां पर आएंगे। तो यहां पर हमें तीन चीजें पढ़ना है। एक, उदय के कारण क्या थे, क्यों ये विचारधारा आई। दूसरी, इसकी नीतियां या सिद्धांत क्या क्या थे। और तीसरा, हमें पढ़ना है कि इस सिद्धांत के जो प्रणेता थे वो थे हिटलर। तो उनकी क्या हमें पढ़ना है? हिटलर की विदेश नीति। ठीक है। तो उदय के कारण में स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिख लीजिए।
नाजीवाद क्या है? पहली बार नस्लवाद की बात करता है। इससे पहले क्या होती थी? विचारों की टकराहट होती थी। कभी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर श्रेष्ठ नहीं बताया गया, एक जाति को दूसरी जाति पर श्रेष्ठ नहीं बताया गया था। इससे पहले विचारों के टकराहट की बात थी, विचारों की टकराहट होती थी। ठीक, तो देख लेते हैं उदय के क्या कारण थे। इसके राइज होने के, ओरिजिन होने के क्या कारण थे? पहला कारण क्या था? पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि। पेरिस शांति सम्मेलन में आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक शांति सम्मेलन हुआ जिसमें सभी मित्र राष्ट्र और जर्मनी बैठे। उसके बाद क्या हुआ कि उस शांति सम्मेलन में जर्मनी को मनाया गया सरेंडर करने के लिए, और जब जर्मनी ने उस शांति सम्मेलन के प्रावधान को देख करके सरेंडर किया तो जर्मनी के साथ विश्वासघात जो हुआ उसी का नाम है वर्साई की संधि। ये पूरी तरीके से क्या थी? अपमानजनक संधि थी, पूरी तरीके से आरोपित संधि थी, पूरी तरीके से भेदभाव करने वाली संधि थी, पूरी तरीके से जर्मनी से मित्र राष्ट्रों का बदला लेने की संधि थी। आपने पढ़ा होगा वर्साई की संधि, जब आप पढ़ाए थे तो याद कीजिए, अदरवाइज उस लेक्चर को जाकर के सुन लीजिए एक बार। क्या था? जर्मनी से क्षेत्र ले लिया गया, ऐसा क्षेत्र जो कि खनिज संसाधन में क्या था? संपन्न था। और क्षेत्र लेने के बाद ये कहा गया कि 15 साल बाद जब यहाँ पर मतदान पड़ेगा, जनमत संग्रह होगा, अगर ये क्षेत्र जर्मनी को दे दिया के पक्ष में आ गया तो जर्मनी उसके लिए, क्षेत्र उसी का है लेकिन वो हर्जाना देगा उसके लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, तब वो क्षेत्र उसको मिलेगा। मतलब जनमत संग्रह से खाली काम नहीं चलेगा। तो जनमत संग्रह करा क्यों रहे हो? जब ऐसे ही बेचना है, पहली बात तो जर्मनी का क्षेत्र, तो जर्मनी ही क्यों खरीदेगा? तो ये क्या थी? अपमानजनक संधि थी। दूसरी बात, आप समृद्ध क्षेत्र भी ले लिए, उसके बाद क्या किए? युद्ध क्षतिपूर्ति का हर्जाना भी इस पर लगा दिए और कहा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेदार कौन है? जर्मनी ही जिम्मेदार है। ये सब कुछ ना होता अगर बिस्मार्क, जो जर्मनी का पितामह है, अगर वो जिंदा रहता। उसकी मृत्यु हो गई पहले ही, और जो काम उसने किए थे उसी का खामियाजा इसको भुगतना पड़ा जर्मनी को। क्षेत्र भी ले लिए, क्षतिपूर्ति भी लगा दिए, बहुत ज्यादा आर्थिक जुर्माना लगाए, और इन पर सेना का जो अनिवार्य सैन्य सेवा थी, इनके यहाँ का प्रावधान खत्म कर दिया गया। सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते थे, नौसेना 15,000 से ज्यादा नहीं रख सकते थे। तो ये क्या थी? पूरी तरीके से अपमानजनक संधि थी। और इसी संधि के प्रावधान को हिटलर बार बार हाईलाइट कर रहा है जनता के सामने। क्या कह रहा है कि ये देखो कैसे इन लोगों ने हमारे साथ बर्ताव किया, ये देखो ये भी किया, ये देखो वो भी किया, ये क्षेत्र हमारा है, पहले हम इसके स्वामी थे, पहले हमने पूरे संसार पर कब्जा कर रखा था, ये सारी बातें करता है। तो जनता के मन में क्या होंगी? राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपेंगी। ठीक है, उसी का फायदा कौन उठा रहा है? जर्मनी। तो ये सबसे ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल था इस नाजीवाद और इटली में फांसीवाद के उदय के कारणों में। फांसीवाद में भी यही कारण था, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, इटली सोचा था कि हमें फ्यूम बंदरगाह मिल जाएगा, और तो और क्या मिल जाएगा? जर्मनी के अफ्रीका में उपनिवेश, जो कि मुसोलिनी के सत्ता में आने के बाद किए। उसने फ्यूम बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया। जब फांसीवाद वहां पर आया, फांसी दल की सरकार आई, तो उसने भी वही, क्योंकि युद्ध और विस्तारवाद उसकी नीति का क्या था? प्रमुख अंग था, इसी पर वो टिका ही था। अगर वो युद्ध और विस्तारवाद ना करता तो जनता अपने अच्छे दिनों का हिसाब मांगती कि भाई जो आपने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे वो कहाँ हैं। तो उसकी मजबूरी थी, और उसने किया भी। खैर, कि जो है फ्यूम बंदरगाह पर कब्जा किया, इटली को अपना गौरव वापस दिलाया। लेकिन जब
युद्ध और विस्तारवाद ही आपका दर्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक कैपेसिटी है हर एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की और उपभोग की। उत्पादन उतना बढ़ा नहीं पाएंगे, जनता विद्रोह कर देगी, फिर उनको क्या कर दिया जाएगा, घसीट घसीट करके चौराहे पर मारा जाएगा। दोनों को, मुसोलिनी को उधर इटली में और इनको हिटलर को जर्मनी में। तो इन्होंने तो क्या कर लिया था, बंकर में जा करके सुसाइड कर लिया था कि जनता की पकड़ में आए ही ना। तो ये अल्पकालीन समय के लिए सारी चीजें ठीक हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान करना है तो आपको राउंड टेबल पर बैठना ही पड़ेगा, बातचीत करनी ही पड़ेगी, युद्ध से काम नहीं चलेगा। तो ये हुआ पहला कारण। दूसरा कारण, आर्थिक मंदी। उन्नीस सौ 29-30 में क्या आ गई, आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी का मतलब क्या हुआ कि विश्व स्तर पर रिसेशन आ गया, उत्पादन के साधनों पर क्या हो गया, मंदी आ गई। जो है जैसे अभी 2008 में आई थी। तो ये क्या हुआ कि एक तो वैसे ही इन पर जुर्माना लगा है जर्मनी पर, ऐसे ही युद्ध की क्षतिपूर्ति है, ऊपर से आर्थिक मंदी आ गई, तो इसने इस माहौल को और खराब कर दिया। तो जर्मनी में क्या हो गया, आर्थिक मंदी ने नाजीवाद को प्रमोट करने में भूमिका निभाई। आर्थिक मंदी ने जो वर्साय की संधि के प्रावधान थे उन पर क्या कर दिया, नमक छिड़क दिया। जले पर नमक छिड़कना मतलब भाव को, प्रभाव को और क्या कर देना, बढ़ा देना। ठीक, एक तो ऐसे ही जल रहा है, ऊपर से नमक छिड़क देंगे तो और जलन होगी। तो वही चीज यहां पर है। तो आर्थिक मंदी क्या किया, वर्साय की संधि के घावों को और बढ़ा दिया। तो जनता और उग्र हो गई, जनता का हिटलर को और सपोर्ट हो गया। पूरी तरीके से जनता क्या हो गई, लामबंद थी हिटलर के प्रति। ठीक, आर्थिक मंदी हो गई। तीसरी बात, साम्यवाद का भय। मैंने आपको यही बताया, इटली में भी मुसोलिनी क्या कर रहा है, साम्यवाद का भय दिखा रहा है दोनों को, पूंजीपतियों को दिखा रहा है कि देखो अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो सर्वहारा क्रांति जो रूस में हुई है वही यहाँ हो जाएगी, जनता अपने आप सत्ता की कमान संभाल लेगी। और जनता को क्या दिखा रहा है कि जैसे रूस में गुलामी का वो जीवन जी रहे हैं लोग, वैसे ही आप भी गुलामी का जीवन जियोगे अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो ये साम्यवाद का भय दोनों को दिखा रहा है। किसको, पूंजीपति और पश्चिमी देशों को दिखा रहा है कि अगर नहीं हमें सपोर्ट करोगे, पूंजीपति, उद्योगपति और ये पश्चिमी देश हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो जनता यहाँ पर विद्रोह कर देगी और एक दूसरा रूस यहाँ पर पैदा हो जाएगा यूरोप में, दूसरी क्रांति हो जाएगी यूरोप में। और जनता को क्या दिखा रहा है कि रूस की गुलामी वाला, कि वहां पर जैसे जनता गुलामी में जीवन जी रही है वैसे ही आप भी जियोगे। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए इसके सपोर्ट में, दोनों से ये इंटरेस्ट क्या कर रहा है, अपना पूरा कर रहा है। और इसका इंटरेस्ट क्या है, सत्ता पर कब्जा करना। और सत्ता पर कब्जा करने के बाद देखिए इसने कितने भयंकर तरीके से काम किया, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। इसकी सोच पर जो है आश्चर्य होगा आपको कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। तो साम्यवाद का भय ये उदय का कारण था। चौथा कारण जो था, वो था यहूदियों का विरोध। देखिए, जर्मनी में मुख्यतः दो कौम निवास करती थी, एक थी नाजी और दूसरा था यहूदी। ये संपन्न और समृद्धशाली वर्ग था, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ये सब थे, उद्योगपति, पूंजीपति थे ये वाला वर्ग। और मैक्सिमम जनता कौन सी थी, नाजी। अब हिटलर क्या बता रहा है, हिटलर ये कह रहा है कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय कैपिटलिस्ट ये थे, पूंजीवाद समृद्धशाली वर्ग ये थे, इन्होंने हथियार बेचे किसको, जर्मनी को, हथियार बेचे, मुनाफा कमाया, और
इन हथियारों की क्वालिटी, मतलब खराब हथियार थे ये, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसी खराब क्वालिटी के कारण जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गया। देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, फांसीवाद में ही तत्व था कि अपने विरोधियों को अफवाह, झूठी अफवाह फैला करके बदनाम कर दो। ये वही तो कर रहा है। इसके पास कोई तथ्य ऐसा नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि इन्होंने खराब हथियार बनाए। अरे ये भी तो उसी देश के नागरिक थे। अगर इतने ही खराब थे तो बिस्मार्क इनको पहले ही भगा देता। भगा देता है नहीं भगा देता। लेकिन अर्थव्यवस्था में इनका अगर पूंजीपति ना हो तो अर्थव्यवस्था कहाँ चलेगी, ये बताइए। गरीबी में फिर सब लोग जो है गरीब ही हो जाएंगे, फिर उसमें सभी में समाजवाद, मतलब एक पूरी तरीके से समानता आ जाएगी। तो समाजवाद का ये मतलब नहीं कि सभी गरीब हो जाएं। समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी को एक न्यूनतम जरूरत पूरी हो सके सभी की, किसी के पास संपत्ति का उच्च संकेंद्रण ना हो और किसी के पास पूरा का पूरा संपत्ति विहीन ना हो, मतलब इक्वलिटी लगभग बनी रहे। ऐसा नहीं कि सभी भूखे मरे। ठीक। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये मैक्सिमम जनता ये है। अब ये कह रहा है कि जो भी हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार हुई, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहूदी। तो यहूदियों को क्या कह रहा है, भगाना चाह रहा। कह रहा सबसे दुनिया की सबसे खराब कौम कौन है, यहूदी। यहूदी ही रिस्पॉन्सिबल हैं जर्मनी की इस दशा के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता क्या होगी, इनके सपोर्ट में आएगी। नाजी जो है किसके सपोर्ट में आएंगे, हिटलर के। और मैक्सिमम जनसंख्या किसकी है, नाजियों की। अब ये क्या कर रहे हैं, ये देश छोड़ करके भागेंगे। जब देश छोड़ करके भागेंगे तो इन पर संपत्ति का कब्जा कौन करेगा, नाजी लोग इनकी संपत्ति पर कब्जा करेंगे। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, आप देखिए कि यहाँ पर दो लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं, और भारत में कितने धर्म, कितने जाति के लोग रह रहे हैं। ये अपने आप में, यूरोप में दो लोग थे लेकिन वो आपस में ही लड़ डाले, और इतना भयंकर लड़ डाले कि इनके लिए अलग देश बसाना पड़ा, इजराइल। मतलब वहां पर पूरे यूरोप में इनको बसाया ही नहीं गया है, सोचिए मतलब क्या थिंकिंग का लेवल है। और आज वो हमें बता रहे हैं कि लोकतंत्र आपके यहाँ सही नहीं है। के यहाँ, मतलब हमें बता रहे हैं कि आपके यहाँ मानवाधिकार सही नहीं है। अरे पहले अपने यहाँ के मानवाधिकार का रिकॉर्ड जरा देख लो कि क्या है आपके यहाँ के मानवाधिकार का रिकॉर्ड। ठीक है। तो ये क्यों तो कर रहा है ऐसा, ताकि मैक्सिमम जनता का सपोर्ट इसके उस पास आए और ये क्या करें, इन पर कब्जा कर लें और वो सत्ता पर कब्जा कर ले। इनका इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा इनकी संपत्तियों पर कब्जा करके, और उसका इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा सत्ता पर आकर के। ठीक। ये हो गया क्या, चौथा कारण। पांचवा, नौकरशाही एवं सेना का समर्थन। जिसका दर्शन युद्ध और विस्तारवाद पर आधारित हो, तो उसमें सेना की भूमिका अहम होगी होगी, उसमें ब्यूरोक्रेसी की भूमिका अहम होगी ही होगी। तो सेना का जब महत्व बढ़ेगा, अहम भूमिका होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको समर्थन की आवश्यकता होगी। अच्छा, सेना में कौन है जो मैक्सिमम है, क्योंकि ये तो है कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको जरूरत ही नहीं है पैसे की कि ये सेना में जाकर नौकरी करेंगे। तो कौन है ये, और इनमें भी कौन है, सेना में भी कौन है मैक्सिमम, किसान तबका। तो ये किसानों को नाजीवाद का क्या करता है, असली हीरो बताता है कि नाजीवाद के प्रसार के असली हीरो कौन है, किसान। क्यों ऐसा बड़ाई क्यों कर रहा है। अब किसान के पास अगर दिमाग होता तो समझ जाता कि बेमतलब का हमारी बड़ाई क्यों की जा रही है, क्यों, क्योंकि इनका शोषण करना है। तो ये क्या करेंगे, जब इनकी बड़ाई करेंगे तो ये और ज्यादा अपने सैनिकों को कहेंगे कि जाओ बेटा सेना में भर्ती हो, हिटलर बाबा को आपकी जरूरत है। तो ये सेना का समर्थन की वजह से ही
युद्ध और विस्तारवाद की नीति ये पूरी करेगा। तो ये क्यों कर रहा है ऐसा पता चल गया, क्योंकि युद्ध और विस्तारवादी नीति में आपको सेना की भूमिका उच्च है। तो जिसकी भूमिका उच्च है उसका आपको समर्थन हासिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं सस्टेन करेंगे। ठीक है, ये हो गया पांचवा कारण उदय का। और छठवां कारण, सिक्स्थ रीजन, वो क्या है? वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष। वाइमर गणतंत्र के प्रति क्या? असंतोष। ये वही गणतंत्र है कि पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जर्मनी में तानाशाही खत्म करके क्या लाया गया? वाइमर गणतंत्र। वाइमर एक जर्मनी की जगह का नाम है। वहां पर जैसे लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था, जहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात तो छोड़ करके क्या किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस के द्वारा। ठीक वैसे ही वाइमर गणतंत्र का क्या मतलब है कि गणतंत्र की स्थापना वाइमर नामक स्थान पर हुई थी, जहां पर सम्मेलन बैठा था, इसी वजह से उसको बोलते हैं वाइमर गणतंत्र। वाइमर गणतंत्र के प्रतिनिधि ही वर्साय की संधि पर जर्मनी की तरफ से साइन किए थे। अब जब हिटलर इसी चीज को हाईलाइट कर रहा कि ये देखो, ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, इन्होंने ही तुमको ये दिन दिखाए हैं, और ये जो जर्मनी में हो रहा है, जो इतनी महंगाई हो रही है, इतना दुर्व्यवस्था फैली है, ये सब किसके कारण है? इसी गणतंत्र के कारण। तो लोग क्या करेंगे कि जब ये हमारी खराब हालत के प्रति जिम्मेदार यही हैं, तो इनको क्या करो? उखाड़ फेंको। तो जनता क्या कहेगी? भगाओ इनको, भगाओ भगाओ। और फिर क्या, कौन आएगा? हिटलर, क्योंकि हिटलर उनको ज्यादा शुभचिंतक लग रहे हैं। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं, जब वाइमर गणतंत्र की बात आई तो यहीं पर देख लेते हैं कि वाइमर गणतंत्र क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी, और इन्होंने उन समस्याओं को सॉल्व किया जो इनके सामने थी या नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि ये सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, तभी आज नाजीवाद पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कोशिशें की। तो अब हेडिंग डालिए वाइमर गणतंत्र। वाइमर गणतंत्र से आपको एक चीज जरूर याद आनी चाहिए। वाइमर गणतंत्र जो जर्मनी का है, वहाँ के संविधान से ही अपने भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। तो आपातकाल में जो भी केंद्रीकरण हो जाता है संविधान संशोधन के बिना, सत्ता राज्य से होकर के केंद्र के हाथ में चली जाती है बिना संवैधानिक संशोधन के, वो प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से। पॉलिटी में आपको बताया गया है। तो आप चीज़ों को अलग अलग करके मत पढ़िएगा। वाइमर गणतंत्र जैसे ही नाम सुने तो जरूर आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि वाइमर गणतंत्र हमने पहले कहाँ पढ़ रखा है। तो अगर दिमाग की कोशिकाओं में जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पढ़े हैं? पॉलिटी में। ठीक, वाइमर गणतंत्र पृष्ठभूमि क्या है, विशेषताएं क्या हैं, और चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां या समस्याएं, विशेषताएं और पृष्ठभूमि या अर्थ। देखिए हुआ क्या, आपको पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण में जो वहां का पर्सिया स्टेट था, प्रशा प्रशा पर्सिया नहीं, प्रशा, तो उसके जो राजा थे वो थे क्या? विलियम कैसर। कौन थे? विलियम कैसर। उन्हीं का वो था चांसलर। कौन था? बिस्मार्क। चांसलर मतलब पीएम, प्रधानमंत्री, बिस्मार्क थे। तो क्या हुआ कि विलियम कैसर, जब ये सब हुआ, वर्साई की संधि हुई, वो सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, और इतनी ज़्यादा महंगाई अराजकता बढ़ी, तो विलियम कैसर ने क्या कर दिया? भाग गए देश छोड़ करके। जब देश छोड़ करके भाग गए तो कौन आया?
फ्रेडरिक एबर्ट, इनके नेतृत्व में वाइमर नामक स्थान पर गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक, और इसी को बोलते हैं क्या, वाइमर गणतंत्र। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उसके क्या थे, नेता। भाग गए, या यहां पर लिख दीजिए त्यागपत्र दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इन्होंने गद्दी छोड़ दी विलियम कैसर ने। ठीक, तो ये फ्रेडरिक एबर्ट के उसमें नेतृत्व में गणतंत्र बना, और इसी जगह पर पहली मीटिंग हुई वाइमर नामक जगह पर, जो जर्मनी में है। इसी वजह से इसको बोलते हैं वाइमर गणतंत्र। अब वाइमर गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का मतलब है कि कुछ लोग मिल करके शासन करेंगे, और उनका क्या होगा, चुनाव होगा। तो इन्होंने, इनकी क्या विशेषताएं हैं वो देखिए, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र की विशेषताएं। पहला, जर्मनी को 18 संघ राज्यों में विभाजित किया गया। मतलब 18 राज्य मिल करके एक संघ का निर्माण करेंगे। वो संघ क्या होगा, वाइमर गणतंत्र। ठीक, 18 संघ राज्यों में विभाजित, मतलब 18 राज्य मिल करके एक संघ बनाएंगे। इसको ये भी लिख दीजिए, 18 राज्य मिल करके संघीय व्यवस्था अपनाएंगे। दूसरी बात, सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। वयस्कों को और महिलाओं को भी। तो बड़ी अच्छी विशेषता है ये तो, महिलाओं को भी। ये दूसरी विशेषता थी वाइमर गणतंत्र की। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता ये है इस गणतंत्र, इस वाइमर गणतंत्र की, कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। अपने यहां भी कार्यपालिका का नामित प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, एक्चुअल में, वास्तविक है ये, ठीक है, वास्तविक प्रतिनिधि। और आपातकालीन शक्तियां किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास। और आपातकाल में क्या क्या होता है ये आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं तो आगे वो लेक्चर आ जाएंगे आपके। तो ये जो है आपातकालीन शक्तियां किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। ये तीसरी विशेषता थी। और हिटलर यही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये मिला वो आपातकाल लगाएगा, और आपातकाल में ऐसे ऐसे काम करेगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ठीक, चौथी विशेषता वाइमर गणतंत्र की, चौथी विशेषता ये है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, अब देख लेते हैं कि वाइमर गणतंत्र की सीमाएं। दो सीमाएं आप जरूर ध्यान में रखिए, कौन कौन सी। एक तो ये, आपातकालीन शक्ति किसके हाथ में, राष्ट्रपति। और किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति दे देना
वो अपने आप में लोकतंत्र के समक्ष खतरा है। भारत में भी ऐसी शक्ति थी, लेकिन भारत ने एक बार राष्ट्रीय आपातकाल झेल लिया, तो जो नई सरकार थी, जिसने जो पुराने लोग थे जिन्होंने झेला था, वो सरकार में आया तो उन्होंने क्या कर दिया, संवैधानिक संशोधन कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति की मनमर्जी नहीं होगी आपातकाल लगाने में, वो क्या करेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, लिखित परमिशन के बाद लगाएगा राष्ट्रपति शासन। अदरवाइज राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल ऐसे नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या है, संवैधानिक संशोधन के पहले वाली स्थिति है कि राष्ट्रीय आपातकाल में पूरी आपातकालीन शक्ति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। हिटलर इसी का फायदा उठाएगा, यहां पर लिख लीजिएगा, हिटलर इसी का फायदा उठाएगा। वो चाहेगा कि आपातकाल लागू हो जाए और उसके लिए उसको राष्ट्रपति के पद पर बैठना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी जो इसकी सीमा है वो ये है कि गणतंत्र होने के कारण, गणतंत्र का क्या मतलब है कि राष्ट्र का जो प्रतिनिधि होगा वो चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता के माध्यम से चुना जाएगा। राष्ट्र का प्रतिनिधि कौन है, राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो नाजी का समर्थन वो ले ही लिया हिटलर, तो नाजियों का मैक्सिमम बहुमत है, तो नाजी लोग क्या करेंगे, हिटलर को राष्ट्रपति के रूप में बैठा देंगे और फिर वो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करेगा। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चलेगा, हिटलर को ये मौका आएगा कैसे, वो देखते हैं। गणतंत्र होने के कारण बहुदल व्यवस्था। अब गठबंधन सरकारें बनने लगी। गठबंधन सरकारों में दिक्कत होती ये है कि जब सरकार व्हील चेयर पर चल रही है, सपोर्ट पर चल रही है, तो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाएगी। और तो और सभी पार्टियों का अपना अपना इंटरेस्ट होगा, तो कोई भी दीर्घकालिक नीति आप नहीं लागू कर सकते। आप ये चीज भारत के उसमें भी देख लीजिए, जब तक एक दल की सरकार थी, जब तक सरकारें बहुमत में थी, इंदिरा गांधी तक, कितने बोल्ड डिसीजन लिए गए, इतने बोल्ड डिसीजन लिए गए कि 16 दिन के अंदर, 16 नहीं, 4 दिसंबर को हमला हुआ और मतलब 12 दिन के अंदर बांग्लादेश बना दिए। ये मतलब बोल्ड डिसीजन का एकदम चरम स्तर है। जब भी सरकारें बहुमत में थी हमेशा बोल्ड डिसीजन लिए गए, हमेशा दीर्घकालिक नीति अपनाई गई विकास की। लेकिन जब गठबंधन सरकारें आएंगी तो सभी पार्टियों का अपना अपना हित रहेगा, तो उसमें हित प्रभावी हो जाएगा। दीर्घकालिक उपाय, दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाएंगी। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि 1919 से लेकर के 1932 तक कितने साल हुए, ये हुए 13 साल, 13 या 14 साल। इतने के बीच में 18 सरकारें चेंज हो गई, जबकि 5 साल के हिसाब से 2 टर्म का रहा होगा, 2 या 3 मान लीजिए 14 साल में। लेकिन उसने बीच में कितनी सरकारें बदल गई, 18 सरकारें। अब जब 18 सरकारें बदल गई तो ये जो आर्थिक मंदी का प्रभाव था, ये जो वो था क्षतिपूर्ति करने का, ये जो वर्साय की संधि के प्रावधान फॉलो करने का, ये सब जो है, क्या ये इस सरकार के द्वारा पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये सरकार देखिए, गणतंत्र जहां भी होगा, जहां भी संविधान आ जाएगा, वहां पर कभी भी सडन चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, रातों रात चेंज करने को चीजें नहीं मिलेंगी। वहां पर क्या होगा, क्रमशः सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार होगा, मतलब उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, तुरंत आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर तानाशाही है तो एक रात में डिसीजन ले लेते हैं, एक ही रात में इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो जब भी गणतंत्र आएगा, जब भी संवैधानिक सुधारों की बात की जाएगी, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा।
तो अगर 1919 में इन्होंने वर्साय की संधि लागू की, तो इसी गणतंत्र ने, वाइमर गणतंत्र ने क्या किया, लोकार्नो की संधि कर ली। कब? 1925 में। किससे? ब्रिटेन से। और इस संधि के तहत ये जो युद्ध की क्षतिपूर्ति वाली रकम थी उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, या उससे युद्ध की क्षतिपूर्ति की रकम जितनी दे चुके थे वो दे चुके थे, अब उससे छूट दे दी गई कि ठीक है अब आप मत देना। तो ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, आर्थिक मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए काम नहीं कर रही, या वर्साय की संधि के प्रावधानों को धीरे धीरे क्या कर रही है, नॉर्मलाइज कर रही है, उसकी कठोरता को कम कर रही है, सब क्या करके, आपस में बातचीत करके। लेकिन जनता को क्या चाहिए, तुरंत रिजल्ट। और ऐसी जनता को जो हिटलर के प्रभाव में है, जो हिटलर बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है कि ये देखो इन्होंने ही ये क्या किया था, वर्साय की संधि साइन की थी, इन आपकी हाल के लिए, जर्मनी के हाल के लिए कौन जिम्मेदार है, यहूदी। जर्मनी की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, वाइमर गणतंत्र। तो क्या हुआ कि 1919 से 1932 तक का मैंने साल क्यों लिया, क्योंकि 1933 में ही हिटलर आ जाते हैं सत्ता में। सत्ता में कौन आ रहा है, हिटलर। तो ये मत कहिएगा कि जो है कि वर्साय की संधि का ही परिणाम था हिटलर। वर्साय की संधि का परिणाम नहीं था, उसका पूरा उत्तरदायित्व तो हिटलर नहीं था, पूरा रिजल्ट हिटलर नहीं था। हाँ, कुछ पार्ट में वर्साय की संधि ने भी इसके उदय में योगदान दिखाया। अगर ये वर्साय की संधि का प्रोडक्ट होता तो 1919 में जैसी संधि आई तो 1920 में आ जाता जर्मनी में, या 1919 में ही आ जाता। क्यों नहीं आया, इतने साल क्यों लगे इसको? क्योंकि इस बीच में जो सरकारें थीं वो अपने स्तर से काम कर रही थीं वर्साय की संधि के प्रावधानों को लिबरल करने के लिए, उदार करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये सब प्रावधान चल ही रहे थे कि उसी में आर्थिक मंदी आ गई, और वो आर्थिक मंदी वैश्विक थी, वो किसी एक देश के लेवल पर नहीं थी, पूरे विश्व में ही मंदी थी। तो पूरे विश्व में अगर मंदी होगी तो हर एक देश क्या करना चाहेगा, अर्थव्यवस्था का संरक्षण करना चाहेगा, व्यापार पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। तो आर्थिक मंदी ने क्या कर दिया, इस भयावह स्थिति को, जले में नमक को छोड़ दिया, जले में नमक को छिड़क दिया, इस भयावह स्थिति को और बढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर ये है कि हिटलर तुरंत ही आ गए, वर्साय की संधि का प्रोडक्ट थे, ऐसा नहीं है। वर्साय की संधि को लिबरलाइज करने के लिए सरकारें काम कर रही थी, लेकिन ये था कि ये गणतंत्र था, एक दल का शासन नहीं था। अब यही तो हिटलर कहेगा कि अगर एक दल होता तो इतनी सरकारें आती, इतना इंटरेस्ट होता। जब एक दल का रहेगा तो एक ही इंटरेस्ट रहेगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि अपने अपने हित के अनुसार गठबंधन सरकारें काम करेंगी। यही सब दिखा करके क्या करेगा, वो एक दल का शासन करेगा। और एक दल जब भी आएगा वो किसकी विचारधारा होगी, फांसीवाद की। तो इसी वजह से नाजीवाद को क्या कहा जाता है, फांसीवाद का स्थानीय संस्करण। फांसीवाद की विचारधारा कहीं लोकल लेवल पर कहीं सक्सेस हुई तो वो कहाँ थी, जर्मनी। और उसी को नाम क्या दे दिया गया, नाजीवाद। मैक्सिमम तत्व फांसीवाद के थे। अलग नाजीवाद क्यों दिया गया, क्योंकि कुछ इसमें एडिशनल तत्व थे जो फांसीवाद में नहीं थे, वो हमें आगे देखना है। ठीक, तो ये था क्या, वाइमर गणतंत्र की सीमाएं, और इन्हीं सीमाओं का इस्तेमाल करके कैसे कैसे हिटलर पहुंचा। अब देखते हैं वाइमर गणतंत्र के समक्ष चुनौतियां। किसके समक्ष, वाइमर गणतंत्र के समक्ष चुनौतियां। पहली चुनौती क्या थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, युद्ध लड़े तो आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब, ऊपर से क्या लग गया, क्षतिपूर्ति, ऊपर से क्या लग गया, हाँ, क्षेत्रों को मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। जिससे क्या हो गया, समस्या बढ़ गई।
आर्थिक स्थिति जो खराब थी वो चरम स्थिति पर खराब हो गई। दूसरी चुनौती क्या थी? वर्साय संधि एक अपमानजनक संधि थी। तो गौरव को पुनः प्राप्त करना, खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना, ये चुनौती थी किसकी? वाइमर गणतंत्र की। ठीक। तीसरी चुनौती क्या थी? कमजोर विदेश नीति की के रूप में पहचान हुई इसकी। कमजोर विदेश नीति क्यों? कमजोर विदेश नीति तब कहा जाएगा जब, जैसे भारत की विदेश नीति कमजोर तब कही गई जब जो है चाइना पर श्रीलंका ने क्या कर लिया, वो चाइना ने श्रीलंका पर क्या कर लिया, उसका हम्बनटोटा जो पोर्ट था वो ले लिया किराए पर। तो ये क्या है? भारत की विदेश नीति का फेल्योर है। चाइना नेपाल में अपनी सरकार बनाए ले रहा है अपने विचारधारा वाली, ये क्या है? भारत की विदेश नीति का फेल्योर है। अगर आपके पड़ोसी में, आपका पड़ोसी अगर दुश्मन के साथ हो जाए तो ये आपकी क्या है? विदेश नीति की आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? कमजोर है। ठीक। तो पहचान हुई, तो राष्ट्रवादी असंतोष यहां पर बढ़ा। राष्ट्रवादी असंतोष बढ़ गया। और चौथी बात कि बहुदलीय राजनीति के कारण स्थायित्व तो नहीं रहा सरकार में। मैंने आपको बता दिया कि 1919 से 1932 तक कितनी सरकारें चेंज हुई? 18। स्थायित्व तो नहीं। जब स्थायित्व तो सरकार में नहीं तो नीतियों में भी स्थायित्व तो नहीं आएगा। ना तो सरकार में स्थायित्व है ना नीतियों में। ये इसकी क्या है? चुनौतियां हैं। और ये सारी चुनौतियों को, ये चुनौतियों से उबर नहीं पाएगा। इन्हीं चुनौतियों के साथ साथ 1929-30 की वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई, जो इन चुनौतियों को जिन्होंने बढ़ा दिया और इस लेवल तक बढ़ा दिया कि क्या हो गया कि जनता त्राही त्राही करने लगी और उनको अच्छे दिन का सपना दिखाने के लिए कौन आया? हिटलर। कौन आया? हिटलर। अब देखिए नाजीवाद की विशेषताएं। नाजीवाद की विशेषताएं या सिद्धांत। नाजीवाद में वो पूरी विशेषताएं हैं जो फासीवाद में हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि फासीवाद की सभी विशेषताएं, फासीवाद की सभी विशेषताएं कौन कौन से? देखिए फासीवाद की विशेषताएं। राष्ट्र की सर्वोच्चता, राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत। ये किसकी विशेषता थी? फासीवाद की। एक दल का शासन या दल की सर्वोच्चता का सिद्धांत। तीसरा, लोकतंत्र विरोधी, पूरी सब वहीं की आ जाएगी फासीवाद की, लोकतंत्र विरोधी। साम्यवाद या समाजवाद विरोधी, क्योंकि पूंजीपति का भी वो प्राप्त करना है समर्थन, और जनता का भी। उसके बाद लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, और बुद्धिवाद का विरोध। तर्क नहीं, केवल जो आपको कहा जाए वो करो। जनता नेता को जनता को नेता पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए।
नेता और जनता के बीच में तर्क वाला रिश्ता नहीं, भावना वाला रिश्ता होना चाहिए। ये सब कौन कह रहा है? फासीवाद, बुद्धिवाद विरोधी। सिक्स्थ, शांति विरोधी। इनका दर्शन क्या है? युद्ध रचनात्मक रचनात्मकता पैदा करता है। शांति ना तो उपयोगी है ना स्थायी। शांति जलाशय में ठहरे हुए पानी के समान है, बर्बाद कर देती है। और उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसा नहीं कि इनकी बात गलत है, इनकी बात गलत वहां पर हो जाती है कि जब आपको लड़ने की जरूरत है तब तो लड़ो। ये कह रहे हैं हमेशा लड़ते रहो, यही बात इनकी गलत है। राजपूत इकलौती ऐसी शक्ति थे जिन्होंने मुगलों को, कितने लोगों को जो है घुटना टिकाए। लेकिन जब अंग्रेज आए तो राजपूत नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि मुगलों ने उनको क्या दे दिया था? शांति दे दी थी। वो लड़ना भूल गए थे। और दिनकर जी ने कहा ही है, क्या कहा है कि छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तब से काम ले आ, पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। कोई आपके घर में हमला कर दे और आप गांधी जी बने, क्या है, शांति की बात करेंगे? नहीं करेंगे। जिस समय कोई हमला करे तुरंत पलटकर हमला कीजिए। हारना जीतना बाद की बात है, बाद में समझौता ही होना है और कुछ नहीं होना। ठीक है? तो शांति विरोधी ये इस वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि ये हमेशा युद्ध की बात कर रहा है और कोई भी चीज हमेशा नहीं टिकती। हाँ, सामंजस्य शांति और युद्ध का रखिए, वो ठीक है। जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर हाथ भी जोड़ेंगे, वो ठीक है। लेकिन हमेशा युद्ध ही करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमेशा हाथ ही जोड़े रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक? तो शांति विरोधी। और लास्ट में क्या था फासीवाद की विशेषता? मुक्त व्यापार विरोधी। पूंजीवाद का भी ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा। अब ध्यान से देखिएगा, लोगों को साम्यवाद का भय दिखा रहा कौन? हिटलर। तो पश्चिमी देश क्या करेंगे? इसको सपोर्ट करेंगे, कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, सही काम कर रहे हो, और जरूरत हो तो और बताना, हम मदद करेंगे, हथियार से भी और पैसे से भी। वो तो जब बाद में आंख खुलेगी कि ये कर क्या रहा है। ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं। ये तो हुए फांसीवाद के सारे फीचर्स इसमें आ गए। अगर फांसीवाद ही पूरा था तो इनको नाम क्यों दिया नाजीवाद? तो इसमें तीन विशेषताएं एक्स्ट्रा हैं जो फांसीवाद में नहीं मिलती। पहली कौन सी तीन विशेषता है? तो यहां पर लिख लीजिएगा, फांसीवाद से भिन्न तत्व। फांसीवाद से अलग कौन कौन से तत्व हैं जो फांसीवाद में नहीं पाए जाते? कौन कौन से हैं? एक तो है प्रजातीय शुद्धता का सिद्धांत। दूसरा, अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का सिद्धांत। और तीसरा, रक्त और मिट्टी का सिद्धांत। बिस्मार्क की क्या नीति थी? रक्त एवं लौह, ब्लड एंड आयरन। इनका क्या है? रक्त एवं मिट्टी का सिद्धांत। इसको आपको ध्यान में आ रहा होगा कि रक्त मतलब सेना और मिट्टी मतलब किसान। मैक्सिमम किसान ही सेना के जवान हैं। तो इनको अगर सपोर्ट लेना होगा सेना का तो ये किसकी बड़ाई करेंगे? किसानों की। क्या कहेंगे कि किसान ही असली हकदार हैं नाजीवाद के प्रसार के लिए, सारा श्रेय इनको जाना चाहिए। तो ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारी तारीफ क्यों कर रहा है। ये अपने गुड्डू को कहेंगे कि जाओ गुड्डू, हिटलर भाई आपको बुला रहे हैं। तो गुड्डू क्या करेंगे कि हम उन्हें चाहिए फुल इज्जत। मिर्जापुर वाला डायलॉग याद कीजिए, पहुंच गए वहां पर। और इनको नहीं पता कि गुड्डू को कि ये हिटलर इसका यूज करेगा अपने हिसाब से।
वो याद दिलाएंगे कि वही हैं जो आपके पिताजी को क्या किए थे, गाली दिए थे। बस गुड्डू को और क्या चाहिए कि नहीं भाई आप हमारे साथ हैं, चलो फिर कांड कर देते हैं। तो रक्त मिट्टी का सिद्धांत क्या है? किसानों के समर्थन के लिए उसने जो सेना का सर्वोच्च मतलब सेना का समर्थन हासिल किया, यही है रक्त मिट्टी का सिद्धांत। अखिल जर्मन सिद्धांत साम्राज्य की स्थापना का सिद्धांत क्या कहता है? ये क्या कह रहा है? जब किसी को अच्छे दिन दिखाने हो तो उसको गौरवपूर्ण बातें कीजिए। क्या कह रहे हैं कि पहले जहां जहां जर्मन भाषी आज बसे हैं, मतलब जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो सब मिला करके एक अखिल जर्मन साम्राज्य था। लोग इसके ये नहीं कह रहे हैं कि आप किस इतिहास की बुक में पढ़ लिए हो, ऐसा कुछ नहीं, इससे सवाल कर रहा है। लोगों को अच्छे दिन की आस में युद्ध के दर्शन को ये क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है कि पहले जो अखिल जर्मन साम्राज्य था, अब हमें उसी जर्मन साम्राज्य को स्थापना करना है फिर से। तो जनता क्या कह रही? हाँ हाँ बिल्कुल करो। अभी पूछ लिया जाए जनता से कि अखिल जर्मन साम्राज्य में कौन कौन से देश आते हैं, नहीं बता पाएंगे। कम से कम अखिल जर्मन साम्राज्य बना रहे हो तो कम से कम ये तो देखो कि कौन कौन से देश पहले आते थे और आज हम कितने टुकड़ों में बटे हैं। यूरोप के देश देखिए, सारे भाषा के आधार पर उनका बंटवारा हुआ है। फ्रेंच बोली फ्रांस, स्पेनिश स्पेन, पोर्चुगीज पुर्तगाल, इंग्लिश ब्रिटेन, जर्मन जर्मनी। ये सब क्या है? भाषा के आधार पर ही तो उनका विभाजन है। और धर्म क्या है? मैक्सिमम जगह पर ईसाई क्रिश्चियन। ये है अखिल जर्मन साम्राज्य के स्थापना का सिद्धांत। सबसे डेंजरस ये है प्रजातीय शुद्धता का सिद्धांत। ये क्या कह रहा? ये कह रहा है कि जर्मन आर्य नस्ल हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ नस्ल हैं। और ये जब सबसे श्रेष्ठ हैं तो ये हमेशा शासक रहे हैं, शासित नहीं। मतलब इन्होंने लोगों पर शासन किए हैं और आज ये हालत है कि लोग इन पर शासन कर रहे हैं। और उन जर्मनी में वो किसको बात कर रहा है? किसकी? नाजी की, नाजियों को कह रहा नाजी ही असली जर्मनी है, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ नस्ल के हैं। जो यहूदी हैं वो कह रहा है कि वो जर्मन के निवासी नहीं है, वो जर्मन नहीं है। तो क्या होगा जब ये श्रेष्ठ हैं, ये आर्य नस्ल हैं, तो जो दूसरे हैं उनको क्या करेगा? शुद्धता करेगा। तो क्या करेगा? नस्लीय शुद्धता करेगा। और नस्लीय शुद्धता में क्या करेगा? याद कीजिए, क्या गैस चैम्बर में जो गैर आर्य हैं, गैस चैम्बर में विषैली गैस वो करके उनको खत्म कर देगा। ऐसा नहीं सबको खत्म कर देगा। जो हट्टे कट्टे हैं, नवयुवक हैं, उनको क्या करेगा? बंधक बना करके अर्थव्यवस्था के उत्पादन में काम कराएगा, उत्पादन की ओर उनको ले जाएगा। उद्योग में क्या करेगा? जबरन श्रम कराएगा। और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उनको क्या कर देगा? इस गैस चैम्बर में मार देगा। देखिए प्रजाति शुद्धता का सिद्धांत कितना खतरनाक है। समझ गए क्या कह रहा है? कि नाजी नस्ल में अशुद्धि आ गई। इसी अशुद्धि को ये दूर कर रहा है। कैसे? जो गैर नाजी हैं उनको यहां से क्या कर रहा है? चुन चुन करके खत्म कर रहा है। तो या तो लोग यहां पर मरेंगे या बाहर की तरफ भागेंगे। तो जो बाहर की तरफ भाग गए वो क्या है? इजराइल बना है। ठीक, इतने डेंजरस सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो कि फांसीवाद में नहीं मिलते। फांसीवाद कभी भी नस्लीय श्रेष्ठता की विशेषता नहीं बताता। ठीक है,
कहानी समझ में आ गई? चलिए अब चलते हैं क्या, हिटलर की विदेश नीति। हिटलर की विदेश नीति। हिटलर की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इनके तीन थे। पहला उद्देश्य अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण। दूसरा उद्देश्य था वर्साय की संधि का उल्लंघन। और तीसरा था साम्यवाद का विरोध। मैंने आपको क्या बताया कि 1933 में हिटलर क्या आया, सत्ता में आया। कब आया हिटलर सत्ता में? 1933 में, 1933 ईस्वी में। ठीक है। अब ये चुन चुन करके वर्साय की संधि के प्रावधान आप याद कीजिए, हर एक प्रावधान का ये उल्लंघन करेगा। और इसको सपोर्ट कौन करेगा? पश्चिमी देश। किस बात पर? इस बात पर। ये उनको यही दिखाएगा कि अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेकंड लेनिन पैदा हो जाएगा, सेकंड रूस की क्रांति हो जाएगी यूरोप में। और क्रांति का ये फीचर होता है क्या, कि बुखार की तरह होती है, संक्रामक रोग की तरह। एक जगह फैली, सक्सेस हुई, लोगों ने उदाहरण के रूप में सीखा, अपने यहाँ भी कर दिए, फिर वहां पर सक्सेस हुई, तीसरी जगह हुई। ये सब क्या है? संक्रामक रोग। याद कीजिए मेटरनिक क्या कहता था कि क्रांति एक संक्रामक रोग है, उसका इलाज तुरंत कर देना चाहिए। तो ये तुरंत इलाज के चक्कर में क्या कर रहे हैं, पश्चिमी देश हिटलर को खूब सारा सपोर्ट कर रहे हैं। और इस संधि का उल्लंघन वो कर रहा है क्या दिखा करके, कि अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो साम्यवाद आ जाएगा। तो इस संधि के जितने भी प्रावधान थे उन सबको एक एक करके वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या प्रावधान था? अनिवार्य सैनिक सेवा जर्मनी में खत्म कर दी गई थी, इसने क्या कर दिया, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू। ब्रिटेन मतलब मित्र राष्ट्रों ने इस पर क्या लगाया था, क्षतिपूर्ति। तो लोकार्नो की संधि से पहले ही गणतंत्र ने जो है, वाइमर गणतंत्र ने कर लिया था ब्रिटिश के साथ समझौता कि हमें क्षतिपूर्ति से छूट दी जाए, आर्थिक मंदी भी आ रही थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, यही सब देखते हुए क्या कर लिया था कि हाँ ठीक है, आप क्या कीजिए, क्षतिपूर्ति की रकम मत दीजिए, शिथिल हो गए थे वहां पर। तो ये क्या करेगा, क्षतिपूर्ति की रकम राशि देने से मना। जब मना किया तब भी देश क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ठीक है आप मत देना। तीसरी बात और क्या था कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं लग सकते थे। जब अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सैनिकों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। कह रहा था कि नौसेना खत्म, 15,000 ही खाली नौसैनिक रख सकते हैं। तो ये जब होगा तो क्या होगा यहां पर, एक चीज और, ब्रिटेन के साथ समझौता करके नौसेना को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। सबको, पश्चिमी देशों को यही भय दिखा रहा है। किसका भय? साम्यवाद का। और एक एक करके उनका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, राइनलैंड
जिस पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। फ्रांस से अधिकार क्या कर लेगा? ले लेगा। धीरे धीरे फ्रांस से वो राइनलैंड ले लेगा। और क्या था? राइनलैंड का असैन्यीकरण कर दिया गया था, मतलब वहां से सैनिक हटा दिए गए थे, बल्कि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं वहां पर रहेंगी। अब ये क्या कर रहा था? ये क्या करेगा? 1935 में राइनलैंड का सैन्यीकरण करेगा, मिलिटराइजेशन, सैन्यीकरण कर रहा है। हद इतनी बढ़ गई कि 1938 में, और वही जनता को यही दिखा रहा है कि देखो फ्रांस ने, मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। उधर मित्र राष्ट्रों को इसका भय दिखा रहा है, साम्यवाद का। तो मित्र राष्ट्र भी सपोर्ट में और जनता भी सपोर्ट में। जनता कह रही हाँ हाँ हमारा क्षेत्र लिए थे फ्रांस और ब्रिटेन, इनसे वापस लो। तो इस तरह करके सब सत्ता में कब्जा, सत्ता में बैठा। और सत्ता में बैठने के बाद ये मित्र राष्ट्रों से क्या कह रहा कि अगर देखो हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? साम्यवाद आ जाएगा यहाँ पर भी। तो दोनों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों क्या हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या गेम खेल रहा है। इसका असर आगे पता चलेगा। 1938 में क्या हुआ? म्यूनिक समझौता हुआ। म्यूनिक जर्मनी में एक क्या है? स्थान है, ठीक है, एक प्रांत है। अब क्या हुआ? अब वर्ड में देखेंगे तो ऐसे लिखा मिलेगा, MUNICH, म्यूनिक समझौता। इसमें क्या कहा गया? सुडेटनलैंड एक क्षेत्र है, किसका? चेकोस्लोवाकिया का। यहां पर कौन थे? जर्मन भाषी थे। कौन थे? जर्मन भाषी। तो ये क्या कह रहा है? ये जो अखिल भारतीय जर्मन का निर्माण, जर्मन साम्राज्य का निर्माण, इसमें इसने क्या कहा कि जहां पर 50% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हों, जनसंख्या हो, वह जर्मनी में मिला लिया जाए। देखिए, मतलब भावनाओं का चरम स्तर। जहां पर 50% से लगभग जनसंख्या जर्मन भाषा बोले, वो क्षेत्र किसको दे दिया जाए? जर्मनी को। और इस तरीके से करके एक जर्मन साम्राज्य बने। और ये जो मांग है इसकी, आप ये सोचिए कि इस मांग को वैधता कौन दे रहा? पश्चिमी देश, जो उस समय ताकतवर हैं। अगर उनका हाथ ना होता तो ये कभी भी यहाँ पर विकृत सैन्यवाद का बढ़ावा ना मिलता, ना जर्मनी में ना इटली में। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब क्या हुआ? इसी के आधार पर ये वाले म्यूनिक समझौता के अंतर्गत ये वाला जो है मांगा क्षेत्र, किससे? चेकोस्लोवाकिया से। ठीक है। और मजे की बात सुनिए, जब ये मांगा चेकोस्लोवाकिया से, तो चेकोस्लोवाकिया विश्व के नेताओं से कह रहे हैं कि देखो ये क्या कर रहा है, गुहार लगा रहे हैं कि बताओ ये इस तरह होना चाहिए। तो ब्रिटिश पीएम थे उस समय, 1938 के समय, कौन थे? चेम्बरलिन। वो जानते हैं चेकोस्लोवाकिया से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो मांग रहा दे दो, नहीं परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सोचिए इनका स्टेटमेंट। तो चेकोस्लोवाकिया को समझ में आ गया कि जब दादाजी का हाथ, अंकल सैम का हाथ इन पर है। अंकल सैम उस समय कौन थे? ब्रिटिश। जब इन पर है तो स्वाभाविक सी बात है कि दे देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? चेकोस्लोवाकिया ने सुडेटनलैंड दे दिया जर्मनी को। और इसके पहले 1936 में आपको बता ही है क्या हो गया? रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हो गया। 1936 में। और इसी में, इसी धुरी में कौन शामिल हो गया? जापान। किसके विरोध में? साम्यवाद के विरोध में। जापान में क्या है? कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवाद है। और इतना करते करते किसका भय दिखा रहा कि हम ये जो
वर्साई की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, आप हमें हथियार दे रहे हो, हम सेना मजबूत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कि ताकि हमारे यहाँ रूस का हमला ना हो जाए, रूस वाली क्रांति हमारे यहाँ ना हो जाए। और अपने आप को क्या कर रहा, मजबूत कर रहा है, किसके विरुद्ध? इन्हीं के विरुद्ध। मतलब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ही टेंड किया और मौके पर अमेरिका को ही वो क्या कर दिए, उड़ा दिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके। अब ध्यान से देखिए, ये सारे काम वर्साई की संधि के एक एक प्रावधान को तोड़ रहा है, मित्र राष्ट्रों को, पश्चिमी देशों को ये दिखा करके कि हम साम्यवाद की लड़ाई के विरुद्ध, लड़ाई के लिए हमें ये सब चाहिए। सब लोगों ने आंख बंद करके विश्वास किया कि हाँ हाँ ठीक है कीजिए। हद तब हो गई जब 1939 में जर्मनी के बगल में है पोलैंड, पोलैंड पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। ऐसे कोई भी आक्रमण नहीं करता जब तक कि ये तीन एक साथ ना आए। और जैसे ही आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को, और वहीं से सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई, स्टार्टिंग यहीं से सेकंड वर्ल्ड वार की क्या हो गई, स्टार्टिंग। कहानी समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये थी क्या, हिटलर की विदेश नीति। और इतनी बुरी स्थिति में अब देखिए, युद्ध इनका क्या है, युद्ध और विस्तारवाद क्या है इनका, मजबूरी। और जब भी मजबूरी होगी तो मजबूरी इस वजह से है कि अगर ये युद्ध ना करें तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी। भाई आप ये कह रहे थे कि हम जर्मन साम्राज्य बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, हम बोल्ड डिसीजन अभी तक इसलिए नहीं ले पाए जर्मनी क्योंकि वहां पर गणतंत्र का शासन था, बहुदलीय व्यवस्था थी। अब तो एक ही दल आ गया, और वो कौन सा दल है, नाजी दल। जैसे वहां पर कौन सा था, फांसी दल था इटली में। तो अब क्यों नहीं तुम कर पा रहे हो, अब अच्छे दिन, अब तुम धरती इस जर्मनी को स्वर्ग क्यों नहीं बना पा रहे हो? तो जनता ना पूछने पाए, इसलिए जनता को क्या करो, उलझाए रखो बाकी चीजों पर। इसी वजह से ही युद्ध और विस्तारवाद की नीति अपना रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए ही अखिल जर्मन साम्राज्य का नारा दे रहे हैं, पश्चिमी देशों से मदद ले रहे हैं साम्यवाद के विरोध के नाम पर। और जनता को क्या कह रहे हैं कि अगर साम्यवाद आया तो वही रूस की तरह गुलामी का जीवन जियोगे। तो जनता भी इनके सपोर्ट में, हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हो। समझ गए बात? फांसीवाद में क्या था कि विरोधियों का दमन कर रहा है, करना है गुप्त पुलिस बल बना करके, वही चीज यहां पर है। नाजी में भी क्या होगा, गुप्त पुलिस बल बनेगा और वो चुन चुन कर विरोधियों को, यहूदियों को मारेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और वो होगा हमारा इसके बीच में जो घटना घट गई 1929-30 की वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसने इन सब दोनों को जन्म दिया, वो पढ़ेंगे और फिर सेकंड वर्ल्ड वार में एंटर करेंगे। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए। धन्यवाद।